हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 14। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या और कोई एग्ज़ाम एसएससी का, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम कवर करते हैं डेली 15 क्वेश्चन। मंडे टू फ्राइडे ये सीरीज़ चलती है। 15 क्वेश्चंस कवर करते हैं। सारे क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से होते हैं, ताकि आपका स्लोली सारे चैप्टर पे कंट्रोल बनता चले और सारे चैप्टर में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आ जाए, ताकि आप कोई भी मॉक देने लगो ना, तो मॉक देने में आपको ये ना लगे कि आपको कुछ आता ही नहीं है। अगर ट्रेडिशनल तरीके से सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा है तो एक ही चैप्टर का क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा और सारे चैप्टर छोड़ दोगे, कुछ पता ही नहीं है तो सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है ना, शुरू का बेसिक्स तो ना सबका आसान ही होता है, तो कम से कम सारी चीज़ों का बेसिक्स तो सीख लो एटलीस्ट। वो जल्दी कवर हो जाता है, उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। और हम मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि आप जब भी करो कोई कोर्स या कोई सीरीज़ फॉलो करो, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहना चाहिए। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपका कोर्स जल्दी से ख़त्म हो रहा है और आप अगर मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें कुछ नंबर ला पा रहे हो आप। ठीक है, ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक जो है ना आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज्ड बाय 25%। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ना नोट किया गया कि जो रॉ मटेरियल का प्राइस है ना वो 25% से बढ़ गया है। ठीक है, एंड द लेबर कॉस्ट हैज गोन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। जो लेबर कॉस्ट थी ना वो पहले 30% थी रॉ मटेरियल की, बाद में 38% हो गई है रॉ मटेरियल का। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट सेम एज बिफोर द इंक्रीज। कितना परसेंट कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल रिड्यूस करना पड़ेगा कि जो उसकी कॉस्ट है वो जो पहले थी ना वही सेम रहनी चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या बढ़ रहा है और क्या क्या घट रहा है। सिंपल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले केसेस लगेंगे कुछ, और सिर्फ कैलकुलेशन होगी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहले बोल रहे रॉ मटेरियल 25% से बढ़ गया है। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100, 1/4। तो इसका मतलब क्या है? 4 से वैल्यू हो गई है 5। भाई एक बढ़ गया है किस पे? 4 पे बढ़ गया है, तो पहले 4 थी, एक बढ़ गया, फिर 5 हो गई है। ठीक है, लेबर कॉस्ट जो है वो 30% थी, पहले यहाँ पे 30% थी, इस केस में 30% थी लेबर कॉस्ट, इस केस में 38% हो गई। कितनी परसेंट लेबर कॉस्ट हो गई यहाँ पे? 1.2। ठीक है, इस केस में कितनी हो गई है? इस केस में देख लो, 5 का 38% अगर आप निकालोगे, 5 8 40, 4 5 6 15, 15 और 4 19, 2 के बाद डेसिमल लगा दो, 1.9 आ जाएगा। 1.9 ये लेबर कॉस्ट है, ये रॉ मटेरियल कॉस्ट है। भाई टोटल अब कितना खर्चा हो रहा होगा वो तो यही बता, जितने का रॉ मटेरियल आया जितना लेबर लगा उन दोनों को ऐड ही करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5.2। ये कितना हो जाएगा? 6.9। सही है। अब कह रहा है कितना परसेंट रॉ मटेरियल का कंजम्पशन डिक्रीज करना चाहिए कि पहले जैसे। अब देखो जितना बड़ा है उतना ही घटाना पड़ेगा। कितना बड़ा है? 6.9 माइनस 5.2 बढ़ गया है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में घटाना पड़ेगा? भाई फाइनल जो हुआ है उसके रिस्पेक्ट में तो घटाना पड़ेगा। डिवाइड बाय 6.9, परसेंटेज लगा निकालने के लिए इंटू 100। कितना हो गया? 9 और 8 17 हो गया, यहाँ पे 1.7 आ गया अपॉन 69 इंटू 100। एक डेसिमल से एक डेसिमल हटा दो, 1700/69 कितना आ जाएगा? देखो 7 3 पे चला जाएगा, लेकिन 2 पे जाएगा क्योंकि 2100 और मतलब 210 हो रहा है, तो 2 पे करेंगे तो ये हो जाएगा 138। 138 के बाद कितना हो जाएगा? 32 बचेगा। 320 बच गया लास्ट में। 320 करने के लिए कितना करोगे? 7 चौका 28, 7 पंजे 35, अगर 70 मान लेते हैं तो 35 चला जाए, 7 पे पंजे 35 हो रहा है, तो 5 पे तो ज्यादा जा रहा है, तो यानी कि 4 पे जाना चाहिए। 24 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। आंसर देखो 20 है, 30 है, 24 पॉइंट समथिंग है, 25। आंसर आपका आ गया सी। 24.6% आपका आंसर आएगा। एग्जैक्ट निकालना है निकाल भी सकते हो, लेकिन कभी कभी ना आपको ऑप्शन साथ में देखते हुए भी चलना होता है। ठीक है ना, अगर ऑप्शन बिल्कुल ही दूर दूर है तो ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके इनिशियल नंबर मैच कर गए तो आप आंसर लगा सकते हो, डिपेंडिंग कि आपने कैलकुलेशन जो है वो सही की हो, आपको इतना ट्रस्ट है कि आपकी कैलकुलेशन सही आई है। ठीक है, तो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा था, रेशियो मेथड से हमने सॉल्व किया है
ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। सिंपल है वैसे तो क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, अ फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट इज सेल अलोंग दैट ही हैज अलोंग विद वन मोर ऑरेंज टू अ कस्टमर। क्या बोल रहा है, एक जो फ्रूट सेलर है उसने 45% ऑफ ऑरेंज बेच दिए एक कस्टमर को और साथ में एक ऑरेंज फ्री दे दिया उसको। ठीक है, उसके बाद क्या करा, 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस, जितने बच गए ना, ये जो पहले बेच दिए थे उसने, उसके बाद कुछ बच गए होंगे, उसका 20% बेच दिया और साथ में दो ऑरेंज और दे दिए किसको, सेकंड कस्टमर को। उसके बाद क्या कह रहा है, उसने 90% ऑफ जो बच गए लास्ट में, भाई ये 45% दे दिए, ये 20% भी दे दिए। ठीक है, फिर जो बच गया उसका 90% उसने तीसरे कस्टमर को दे दिया, और सब देने के बाद उसके बाद फिर 5 ऑरेंज बच गए हैं। पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड द फ्रूट सेलर इनिशियली हैव, इनिशियली कितने थे ये पता करना है। ठीक है, अब इसको ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हो, ट्रेडिशनल आपको आना चाहिए। इक्वेशन बनाओगे कैसे, क्वेश्चन बोल कैसे रहा है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। अब धीरे धीरे ना हम ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक या ऑप्शन को देखने का नजरिया भी धीरे धीरे डेवलप करेंगे, ताकि आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सको। ठीक है, अब देखो 45% ऑफ ऑरेंज की बात कर रहा है। ऑरेंजेस कोई, ये पूरे ऑरेंज होते हैं, किसी को अगर आप दोगे तो एक ऑरेंज दोगे, दो दोगे, तीन दोगे, तीन, ये तो नहीं कह सकते 2.2 ऑरेंज दिए हैं आपने ऐसा तो नहीं कह सकते ना, 2.2 ऑरेंजेस दिए हैं आपने, ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब बिल्कुल ही इलॉजिकल सेंस करेगा कि अगर आपने बोला 2.2 ऑरेंज दिए मैंने किसी को, ठीक है ना, वो गलत हो जाएगा। तो सिंपल देखना पड़ेगा कि आपको इंटीजर्स ही चलेंगे। ठीक है, नंबर जो चलता है ना 1 2 3 4, इस नंबर में ही आप क्या नाम है, आप ऑरेंजेस दे पाओगे सामने वाले को। ऐसा नहीं दे सकते 3.25 ऑरेंज दिए, 4.25 दिए, ऐसा नहीं दे पाओगे। ठीक है, देखो 45% निकालना है। अगर आप किसी ऑड नंबर का 45% निकालोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो डेसिमल में मिलेगा, और ऑरेंजेस डेसिमल में नहीं आ सकते, तो ये कट गया। सेम इसके साथ हो रहा है, बचा ये और ये, किसी भी एक को उठा लो और फिर देख लो। मान लो 100 थे, 45 उसने दे दिए, कितने बचे, 55 बचे, एक साथ में दे दिया था, 54 बच गए। 54 का 20% निकालोगे कितना हो जाएगा, 1/5। 1/5 का मतलब क्या है, ये फिर से डेसिमल चला जाएगा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन यही सही आएगा आंसर आपका। समझ में आया, ये ऑप्शन से करने का तरीका है इसको। ठीक है, कि आपको समझ में आता है ऑरेंजेस कभी डेसिमल की फॉर्म में नहीं दिए जाएंगे किसी कस्टमर को। अगर वो कुछ भी बेच रहा होगा तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बेच रहा होगा, है ना। अब इसको करने का तरीका, एक चीज मैं आपको बताता हूं, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको इक्वेशन कैसे बनेगी वो समझा रहा हूं आपको। मान लो आपके पास 100x ऑरेंजेस थे। ठीक है, इनिशियली आपके पास ये थे, 45% आपने दे दिए, इसका 45% कितना होता है, 45x, साथ में एक ऑरेंज और दे दिया, एक और दे दिया, ये फर्स्ट कस्टमर को दे दिए। सेकंड के पास कितने बचे, मतलब सेकंड को देने के लिए कितने बचेंगे, रिमेनिंग आगे लिख लेते हैं साथ साथ। भाई ये दे दिए हैं, ये इनिशियली थे, तो 100x माइनस 45x प्लस 1, ये बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 55x माइनस 1, ये बच गए। अब 55x माइनस 1 बोल रहा है कि 20% इसमें से ये बच गए थे ना, अब इसका 20%, इसका 20% कितना होता है, 1/5, उसको दे दिए सेकंड को, साथ में दो और दे दिए, ये सेकंड को दिए उसने, कितना आ जाएगा, 11x माइनस 1/5 प्लस 2, ये दे दिए उसको। रिमेनिंग कितने बचेंगे यहाँ पे फिर, ये थे, ये दे दिए, तो बचे कितने, 55x माइनस 1 माइनस 11x माइनस 1/5 प्लस 2। ठीक है, ये बच गए। इसके बाद बोल रहा है 90% उसने दिए हैं, साथ में इसमें 2 और ऐड कर दिया था हमने, हाँ कर दिया था। ठीक है, बाद में बोल रहा है 90% ऑफ द रिमेनिंग, ये बचे, रिमेनिंग ये है, इसको सॉल्व करोगे आप, एक और इस तरह की वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, 90% उसने दे दिए, तो बचे कितने, इसका 10% बचा होगा उसके पास। तो अगर आप इसका, इस वाली वैल्यू का 10% निकालोगे और उसको इक्वल रखोगे 5 के, क्योंकि लास्ट में 5 बचे हैं भाई, 90% ऑफ द रिमेनिंग यहाँ पे दे दिए, तो बचे कितने, 10% बचे होंगे। 10% की वैल्यू आपको दे रखी है कि आपके 5 बचे हैं। ठीक है, ये इसका जो 10% आएगा ना, उसको 5 के इक्विवेलेंट रखना है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी
100x से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए, कोई ट्राई ना करे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करके भी दिखा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पे जोर दो। ठीक है, कैलकुलेट करने की आदत डालो। हर बार कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसा डिजाइन हो जाता है कि ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हो रहा था तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्योंकि वो तरीके भी सीखने हैं। लेकिन जब नहीं होगा तो आप क्या करोगे, तो आपको ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, और कोई तरीका नहीं है इसका करने का, आपको सिंपल माइनस करना है। कुछ तो मान के चलोगे, ये कैलकुलेशन करके देखो, फिर आंसर मैच करो। आंसर मैंने आपको बता दिया 120 आएगा, 120 आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बोल रहा है एबीसी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट करता है 1/3% ऑफ द टोटल कैपिटल। ठीक है, बी इन्वेस्ट करता है 25% ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, सी इन्वेस्ट करता है रेस्ट, जो बच गया वो। प्रॉफिट है इतना, ए का शेयर बताना इतना। 1/3 का मतलब क्या होता है, एक तिहाई होता है इसका मतलब, 1/3 होता है ये। फ्रैक्शन समझाया था, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन 1/3 होता है ये। 1/3 के लिए अगर आपको लेट करना है सपोज, तो किसका 1/3 करोगे भाई, 100 का 1/3 करोगे तो डेसिमल में नंबर चले जाएंगे। डेसिमल में करने की कैलकुलेशन की जरूरत क्या है, जब रेशियो मेथड में हम डेसिमल लेते ही नहीं है, तो उसकी जरूरत क्या है, 300 ले लो। तो ये कह रहा है ए ने 300 में से 1/3 किया उसने इन्वेस्ट, तो यानी कि 100 इन्वेस्ट किए होंगे भाई। 300 का 1/3 कितना होता है, 100 होता है ना। बी ने कितना किया, 25% ऑफ द रिमेनिंग। 300 थे, 100 इसने ले लिए, बच्चे कितने, 200। 200 का 25% कितना होता है, 50। सी ने कितने करे, जो बच गए वो सी भी कर रहा है। 150 तो यहाँ चले गए, 300 में से 150 यहाँ चले गए, तो 150 सी कर रहा होगा। ठीक है, ये बन गया रेशो आपका, इन्वेस्टमेंट का रेशो। प्रॉफिट भी उसी रेशो में कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दे रखा है आपको 186,000। ठीक है, इस प्रॉफिट को टोटल रेशो तो इतने ही होंगे 300। पूछा ए का शेयर कितना था, ए का शेयर कितना है 100। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 3 से काट दो, 3 6 18, 3 दूनी 6, 62,000 आपका आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है बस। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि इसका लेट क्या करोगे, ताकि आपका जो रेशो है वो पॉइंट में ना चला जाए। ठीक है, तभी ये जल्दी हो जाएगा, नहीं तो अगर पॉइंट्स में फंस गए तो लेंदी हो जाएगा हल्का सा। ठीक है, तो बस ये परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करना है ना, आपको ये पता होना चाहिए इसमें ढंग से, कि इसको 1/3 बोलते हैं, और 1/3 को लेके करने के लिए 300 ज्यादा सूटेबल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराने कॉन्सेप्ट हैं सारे जो चल रहे हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बताया था अरिथमेटिक में कोई ऐसा खास कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन को जो बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल पढ़ने का, स्टेटमेंट समझने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है ना, और कोई नया तरीका नहीं होता। जहां कॉन्सेप्ट यूज होगा वहां मैं आपको बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन पहली बार लिया गया है, इसमें अगर जो चीज यूज हो रही है वो मैं आपको एक बार समझा दूंगा। बोल रहा है रिडक्शन ऑफ 15% ऑफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट एनेबल्स अ पर्सन टू बाय 2 kg मोर फॉर 272 रुपीज। क्या बोल रहा है कि जो प्राइस का, जो सॉल्ट का प्राइस है ना, वो 15% घट गया है। उससे क्या हुआ, जो एक पर्सन है वो 272 रुपए में ना, क्या होता है, पहले कुछ खरीद रहा था, उसके बाद जब प्राइस घट गया ना, तो वो 2 किलो फालतू खरीद पा रहा है। जैसे मान लो अगर 100 रुपए का कुछ खरीदा आपने, ठीक है, पहले 10 रुपए प्राइस था। ठीक है, तो आप 10 किलो खरीद पाओगे वो। ठीक है ना, उसके बाद बोला 5 किलो, 5 रुपए प्राइस हो गया, तो 20 किलो खरीद पाओगे आप। ठीक है ना, ये बढ़ गया, यहाँ पे 10 किलो बढ़ गया। ऐसे ये बोल रहा है जब प्राइस घटा तो वो 2 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है। इस तरह की स्टेटमेंट दी हुई है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। ठीक है, अब देखो प्राइस की बात कर रहा है तो प्राइस लिख लेते हैं पहले। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, 5 × 15, 20 × 5 100। पहले 20 था, अब 17 हो गया। रेशो मेथड से समझाया हुआ, ये जितना इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको डिनोट करता है। तो पहले 20 था, तो फिर डिक्रीज हुआ है, घट गया ना प्राइस, 3 घट गया तो 17 रह गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्वांटिटी कितनी खरीद पाया है, 2 एक्स्ट्रा खरीद पाया है। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल अमाउंट आता है। फाइनल अमाउंट है 272 दोनों केस में, यहाँ पे भी 272 और यहाँ से भी 272। ठीक है ना, अब देखो जब अमाउंट सेम है तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशो इनवर्स रेशो चलता है। ये स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है, कि अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे भी अमाउंट अगर सेम है तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, मैं दिखाता हूं। प्राइस 10 रुपए था, 5 रुपए हो गया। मान लो उसके पास अमाउंट 500 रुपये ही था, क्वांटिटी कितनी होगी यहाँ पे, 50, अभी 500 होगा। ठीक है,
या इसको कट करके जब दिखाऊंगा तब देखना, ठीक है। 50 होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 100 होगी। यहाँ पे कट करोगे अगर, ये कितना हो गया, 1:2। ये कितना है, 2:1। रिवर्स लिखा हुआ है ना, सेम चीज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। फाइनल जब रेशियो करोगे ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो इनवर्स फॉर्म में ही चलता है ये डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी वही चलता है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। अब देखो अमाउंट सेम है तो इनवर्स में चलेगा, क्वांटिटी 17 से 20 हो जाएगी। वो बोल रहा है 2 किलो ज्यादा खरीद पाता था, यहाँ पे कितना ज्यादा खरीद पा रहा है, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे 3 किलो ज्यादा खरीद, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। आपको निकालना है रिड्यूस प्राइस। रिड्यूस प्राइस क्या है ये, ठीक है, तो इसके लिए ये भी निकालना पड़ेगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40/3। अब देखो अमाउंट को 272 कितनी क्वांटिटी खरीदी उससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपको क्या मिलता है, प्राइस ही तो मिलता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, मान लो आपने 100 रुपये कुछ खरीदा है और आपने 4 किलो खरीदा है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो आपको यही तो पता चलेगा 25 रुपये किलो आपने खरीदा है, 25 पर केजी। सही बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मैं वही लिख रहा हूँ। टोटल अमाउंट था, हमने क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो प्राइस निकल के आ गया 1 किलो का, ठीक है। काटा पीटी कर दोगे, 4 से कर दो 10, 4 6 24, 4 8 32, 8 3 24, 2 6 18 और 2 20, नीचे 10 है, 20.4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है इसमें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट सेम ही है, लेकिन क्या है ना, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ अरिथमेटिक में सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ने का, समझने का तरीका डेवलप करना होता है, चीजें वही बोल रहा होता है, क्योंकि अरिथमेटिक में ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं ना खास। एक दो फॉर्मूले हैं जो आपको सीखने होते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, रेशो क्या होता है ना, ये सब चीजें सीखनी होती है। स्पीड टाइम डिस्टेंस में डिस्टेंस क्या होता है, क्या किसके रिलेशन में चलता है, बस इससे ज्यादा कुछ सीखने वाली बात ही नहीं है। बस क्या है, वो अलग अलग स्टेटमेंट देगा और अलग अलग एलिमेंट देगा, उनको कनेक्ट करके आंसर निकालना होता है आपको, बस और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। पर्सन ए कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 3 days, ठीक है। 1/5 ऑफ द वर्क बोल रहा है, एक आदमी है 1/5 काम कर लेता है 3 दिन में, ठीक है। बी की एफिशिएंसी हाफ है ए के, ठीक है। बोल रहा है हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर कैन डू हाफ ऑफ द वर्क, आधा काम ए और बी मिलके कितनी देर में कर लेंगे। 1/5 काम 3 दिन में करता है, तो पूरा फुल वर्क अगर मैं समझाऊं यहाँ पे, फुल वर्क कितने में करेगा, 1/5 करता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा काम हो जाएगा। भाई किसी काम का 5th पार्ट करता है तो उसको 5 बार अगर करोगे तो पूरा काम हो जाएगा, तो टाइम भी उसको 5 गुना लगेगा, इंटू 5 करोगे दोनों साइड तो ये फुल वर्क हो गया। टोटल टाइम कितना लगा, 15 डेज लगा, तो ए को कितना टाइम लगता है, 15 दिन लगते हैं। एफिशिएंसी बोल रहा है, बी की एफिशिएंसी और ए की एफिशिएंसी की बात कर रहा है। बी की एफिशिएंसी हाफ है ए की मान लो 2 है तो बी की 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क कैसे निकलता है, एफिशिएंसी इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल दोगे। ए 2 काम करता है, कितने दिन तक करता है, 15 दिन तक करता है, 15 इंटू 2, टोटल वर्क कितना हो गया 30। आपको किसका करना है, हाफ ऑफ द वर्क, हाफ वर्क कितना हो गया 15, भाई 30 का आधा 15 होता है, ठीक है। अब बोल रहा है ए और बी मिलके कितने दिन में कर देंगे, ए प्लस बी मिलके 15 काम कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में, 3 काम करते हैं, 5 दिन लगाएंगे, 5 दिन आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। सही है, सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या है, एफिशिएंसी आपको सही से निकालनी है, कितना पूछ रहा है, हाफ ऑफ द वर्क पूछ रहा है, और टोटल वर्क निकालना कैसे वो समझना है, ठीक है। वही चीज हो रही है, एफिशिएंसी कितने दिन काम कर रहा है, टोटल वर्क, ये 3 चीज ही है, ये 3 चीज जितना अच्छे से समझ लोगे, कितना ही घुमाता रहे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है अ रेलवे इंजन पासिस 2 ब्रिजेस, 2 ब्रिज है, एक की लेंथ इतनी है, एक की लेंथ इतनी है, एक को इतनी देर में पास करता है 100 सेकंड में, दूसरे को 60 सेकंड में पार कर लेता है। पूछ रहा है ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेलवे इंजन, रेलवे इंजन की लेंथ का ट्वाइस क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो मान लो इंजन की लेंथ एक्स है, जब वो ब्रिज को पार करेगा तो वो अपनी लेंथ भी पार करेगा, समझाया था जब ट्रेन पार करती है किसी आदमी को, तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंजन इंजन पार कर गई तो उसकी क्रॉसिंग हो गई, फुल ट्रेन को पार करना होता है, फर्स्ट से लेके लास्ट डब्बे तक पार करेगी तब वो क्रॉस मानी जाती है। तो यहाँ पे भी वही चीज होगा, जब इंजन पास करेगा तो लेंथ 2 पास करेगा, एक तो अपनी लेंथ पास करेगा और एक जो ब्रिज की लेंथ है वो पास करेगा, ठीक है। अब देखो लेंथ डिस्टेंस अपॉन
क्या दे रखा है बाद में, टाइम दे रखा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। एक बार 400 वाला पार कर रहा है, अपनी लेंथ पार करी हेक्स, ब्रिज की लेंथ पार करी 400, कितनी देर में पार कर रहा है, 100 सेकंड में। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड है, ये स्पीड है तो स्पीड के इक्वल होगी। दूसरी बार क्या कर रहा है, 235 मीटर का ब्रिज पार कर रहा है, अपनी लेंथ भी पार कर रहा है, कितने देर में पार कर रहा है, 60 सेकंड में। ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है। स्पीड तो दोनों की सेम ही होगी क्योंकि एक ही इंजन तो चल रहा है। दोनों केस में हमने स्पीड निकाली है यहाँ पे, तो दोनों स्पीड इक्वली तो होंगी क्योंकि इंजन की स्पीड है हमेशा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2400 प्लस 6x इज इक्वल टू 2350 प्लस 10x। 6x उधर चला जाएगा तो 4x बच गया, 2350 इधर आ जाएगा तो 50 बच गया। x की वैल्यू आ जाएगी 50/4। ये इंजन की लेंथ होगी, ट्वाइस निकालनी है। 2x की वैल्यू कितनी होगी, 50/4 इंटू 2, 2 से 2 चला गया, यहाँ पे 25 आ गया, तो 2x की क्या वैल्यू आ गई, 25। तो ये इंजन की लेंथ है डबल की, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्विवेलेंट रखते हो, तो हमने दोनों साइड स्पीड रख दिया। ठीक है, यही किया और कुछ नहीं किया अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन कर चुके हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का, आई थिंक अब तक तो समझ में आ चुका होगा। स्ट्रीम की स्पीड, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, डाउनस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम टाइम, अपस्ट्रीम टाइम, डाउनस्ट्रीम में स्टिल वाटर की स्पीड जो होती है बोर्ड की, प्लस में आप स्ट्रीम की स्पीड ऐड कर देते हो। ये सारी जो एलिमेंट्स है ये आपको समझा चुका हूँ मैं, काफ़ी बार समझा चुका हूँ और हर क्वेश्चन में करके भी दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन करेंगे। बोल रहा है बोट कवर करती है 56 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में इतने घंटे में। रेशो दे रखा है स्टिल वाटर में स्पीड बोट का और स्ट्रीम का 3:1। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर डिस्टेंस 41.6 इन डाउन स्ट्रीम। देखो अब क्या कर रखा है इसने, ये एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है, साफ पता चल रहा है इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया, स्पीड निकल जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में ही पूछ रहा है, क्या फर्क पड़ता है मैं स्टिल वाटर में क्या कर रहा है और स्ट्रीम में क्या कर रहा है। देखो आंसर निकालते हैं। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 56, टाइम कितना है 3.5, स्पीड आ जाएगी इसकी डाउन स्ट्रीम की। ठीक है ना, हटा दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 8 56, 8 दूनी 16, 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसकी। ठीक है, पूछ रहा है 41.6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस ये रहा, स्पीड ये रही, काटा पीटी कर दो, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 5 40, 8 दूनी 16, 2 से काट दो 26, 26/10 कितना होता है 2.6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अभी तक सिंपल इंटरेस्ट ही चल रहा है, अलग अलग वैरायटी के सवाल चल रहे हैं। जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस होगा, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको, फिर उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम। जो सिंपल इंटरेस्ट है एक वैल्यू पे, वो 1/4 ऑफ द सम है। ठीक है, एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये बोल रहा है जितना इंटरेस्ट रेट है ना, वो 4 गुना है नंबर ऑफ ईयर्स का। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाय 2%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ा दिया गया, पहले कुछ भी था उसका और फिर 2% और बढ़ा दिया, तो बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालो 5,000 रुपए का 3 साल के लिए कितना होगा। बस आपको यहाँ पे क्या चाहिए, देखो प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट चाहिए। गेम क्या है, रेट निकल गया। अगर आप ऊपर से जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसमें से रेट निकाल लेते हो तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1/4 ऑफ द सम, 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल के इक्वल है। ठीक है जी, रेट परसेंटेज कितना है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स वाई मान लेते हैं, रेट कितना है 4 टाइम्स है इसके, 4y इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला देखो, एनपीआर बताया था, ये लिख रहा हूं क्योंकि टर्म्स अलग अलग लिखी हुई है ताकि आपको इक्वेट करना आ जाए ढंग से, क्योंकि क्या कहाँ वैल्यू पुट करनी है ना वो गलत ना हो जाए। सिंपल इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं y थे, प्रिंसिपल कितना है p था, रेट कितना है r है, अपॉन 100।
अब देखो जो जो वैल्यू है ना वो पुट करते हुए चलना। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसको। सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, नंबर ऑफ ईयर्स वाई दे रखे हैं, प्रिंसिपल पी मान रखा है, रेट कितना है, रेट को वाई की टर्म्स में या वाई को रेट की टर्म्स में लिख सकते हो। देखो हमें रेट निकालना था तो रेट को हटाना मत, रेट को रहने दो। यहाँ पे वाई को क्या लिख सकते हो, R/4 लिख सकते हो। यहाँ पे निकाल लो ना वाई की वैल्यू R/4 अपॉन 100 है। ठीक है, एस आई पी की जगह क्या लिख सकते हो, 4SI लिख सकते हो। देखो यहाँ निकाला था, यहाँ पे अब इसको हटा के क्या लिख दो, R/4 सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट कैंसिल हो गया, जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, क्या वैल्यू होगी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 100 इधर आ जाएगा, R² उधर आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 10% रेट आ गया। 5,000 रुपये पे 10% के हिसाब से 3 साल के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, एक से ये काट दो, एक से ये काट दो, 5 या 15, 1,500 रुपये बनेगा। 1,500 रुपये आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। जो जो दिया हुआ है वो लिख लिया, उसके बाद फॉर्मूले में इक्वेट करके एक उसकी वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी। क्यों, क्योंकि वो हमें आगे वाले जो चीज़ पूछ रहा है उसमें एक वेरिएबल चाहिए रेट, हमने रेट निकाल लिया वहां से। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट पढ़ना अगर नहीं आएगा इसमें तो आपको दिखेगा कि अरे सिर्फ रेट की जरूरत है क्योंकि प्रिंसिपल और टाइम तो दिया हुआ है, लेकिन रेट ही नहीं निकलेगा आपसे। क्यों, क्योंकि आपको ये नहीं बनाना आता। ये कैसे बनाना आएगा, स्टेटमेंट को पढ़ना आना चाहिए ठीक से, इक्वेशन बनाना आना चाहिए ठीक से। इसलिए जो लोग अवॉइड करते हैं ना कि इक्वेशन से बच के चलो, कोई ऐसी ट्रिक ढूंढो कि इक्वेशन ना बनाने पड़े, इक्वेशन बनाना सीख लो। क्योंकि क्वेश्चन में आ गया ना, अगर सिर्फ वो क्वेश्चन इक्वेशन से सॉल्व हुआ तो फंस के खड़े हो जाओगे। क्वेश्चन आसान होगा लेकिन आपको नहीं आता होगा। ठीक है ना, वो चीज़ें ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 46 नंबर इज 50.5। बोल रहा है फर्स्ट 25 नंबर का एवरेज इतना है, लास्ट 18 नंबर का एवरेज इतना है, 28 जो नंबर है वो इतना है, 26 और 27 नंबर को अगर हटा दोगे, एक्सक्लूडेड लिखा हुआ है, तो बताओ एवरेज जो है रिमेनिंग नंबर्स का कितना आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल तरीके से करते हैं। देखो सम ऑफ 46 नंबर्स कितना हो जाएगा, 46 इंटू 50.5। एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे मैंने। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे। एवरेज कितना है 50.5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 46, इसलिए ये लिखा है। ठीक है, 25 नंबर्स का बोल रहा है तो सम ऑफ 25 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 45। सम ऑफ 18 बोल रहा है लास्ट में, कितना हो जाएगा 56, 18 इंटू 56। ठीक है, ये तीनों चीज़ें दी हुई है। ए फिर 28 नंबर दे, पहले इनका सम निकाल लेते हैं कितना होगा। डेसिमल हटा के 10 लगा लो, 5 दूनी 10, 101, 2 से काट दो 23, 23 को 101 मल्टीप्लाई करोगे 23 23 आएगा। ठीक है, ये कितना 25 पंजे 125, 12, 25 चौक 100, 112। ठीक है, 18 को 56 से मिले, 18 छिके 108, 10 गया, 18 पंजे 90 और 10 100, 1008। ठीक है, अब देखो 46 में से इन सम को माइनस कर दोगे तो जो बचे कुछ टर्म्स होंगे उनका सम निकल के आ जाएगा। तो टोटल कर लेते हैं इनका, 8 और 5 13, 2 और 1 3, 1 2 1 3 3। देखो माइनस करोगे 2 3 2 3 में से 2 1 3 3 माइनस कर दो, ये 0 हो गया, 9 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 हो गया, 190। ये है 190 28वें 26 और 27वें टर्म का सम। क्योंकि देखो और सारे तो यहाँ आ गए हैं, 25 टर्म्स यहाँ आ गए, 18 यहाँ आ गए, 43 टर्म हो गए हैं। 43 के बाद 3 ही तो बचे होंगे, तो एक 28वां बचा है, 26वां बचा है, 27वां बचा है। ठीक है, तो इन तीनों का सम कितना आया निकल के 190 आया। 28वां बोल रहा है 67 है, और फिर कह रहा है ये भी एक्सक्लूड कर दो, तो एवरेज कितना बचेगा जो रिमेनिंग नंबर्स हैं। ठीक है, देखो ये 28वें को भी हटा देंगे, इसमें 190 में से 67 हटा दोगे, कितना आएगा 123 बचेगा। ये 123 जो है ना वो 26वां और 27वें नंबर का सम है। बोल रहा है इन दोनों को हटा दो पूरे में से, यानी कि 46 में से ये दो नंबर हटा दो। ये बोल रहा है इफ दीज टू नंबर्स आर एक्सक्लूडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, 44 बचेंगे। टोटल 46 का सम था ये 2323। इन दो नंबर को हटाने की बात कर रहा है, 123 को हटाने की बात कर रहा है, कितना बचेगा 2200 बचेगा। 2200 का एवरेज बता दो कितना आएगा, क्योंकि 2200 जो है टोटल नंबर्स कितने हैं 44 बचे। अब देखो दो हटाने के लिए बोल रहा था, 46 नंबर थे, दो हटा दिए तो 44 बचेंगे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी रहेगी 44 रह गई। अब ये आपका एवरेज आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 4 से डिवाइड करोगे 50,
50 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट से किया है एवरेज का। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला लगाया, उसके बाद जो जो चीजें बोलने कर रहा है वो कि ये हटा दो ये हटा दो, वो चीजें हटाते चले गए, और जो निकालने के लिए बोला वो सिर्फ निकाल दिया, जो फाइनल ऑब्जर्वेशन बची हुई थी हमारे पास उनसे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्जेब्रा का क्वेश्चन है। इस तरह की टर्म काफी बार देख चुके हैं, लेकिन ये नहीं देखा है तो इसको भी देख लेते हैं। पावर में 3 है, इसको इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। 8k⁶ प्लस 15k⁻³ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो पावर 6 है, इसका तो कोई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा नहीं सकते, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ना सिंपल तरीके में फॉर्म चेंज कर लेते हैं। पहले आप k3 को ना k⁻³ को x मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x³ प्लस 15x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आप निकाल सकते हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो रहा है 16 हो रहा है। 16 आपका आना चाहिए, दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करो कि 16 आए मल्टीप्लाई करके उनको, और माइनस करके 15 आए। साफ दिखाई दे रहा है 16 ही एक ऐसा नंबर है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो 15 आएगा, क्योंकि ये माइनस इस सिंबल के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, कॉमन ले लो, 8x कॉमन ले लिया, 1 बचा, यहाँ पे x बचा, प्लस यहाँ पे 2 बच गया, -1 कॉमन ले लो, x प्लस 2 बच गया। यहाँ पे 8x -1 हो गया और x प्लस 2 हो गया। एक वैल्यू आ गई है x की 1/8, एक वैल्यू आ गई है -2। अब देखो x की जगह आप रखोगे -2, उसका क्यूब निकालोगे, इमेजिनरी नंबर चला जाएगा, क्योंकि अंडर रूट या क्यूब रूट के अंदर माइनस में इमेजिनरी नंबर हो जाता है। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ रहे हैं हम, आयोटा नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल नंबर्स पढ़ेंगे, तो इसलिए ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो आंसर आएगा यहाँ पे 1/8। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। क्यूब रूट सबको निकालना आता है, 2 3 लिखोगे 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर में 3 है, पावर में 2 होता तो अगर 2 × 2 लिखा होता तो 2 बाहर आ जाता। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। k और 1/k निकालना है आपको, तो 1/2 प्लस इसका रिवर्स लिखा हुआ है तो इसका भी रिवर्स कर दो, 2 लिख दो, एलसीएम ले लो, 2 टू द 4, 4 + 1 5, 5/2 हो गया। 5/2 कितना होता है 2, 1/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नहीं आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, ये आना चाहिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक सर्कल विद सेंटर ओ, कोड्स PR एंड QS मीट्स एट पॉइंट T। एक सर्कल बना लेते हैं, PQ इज द डायमीटर बोल रहा है, PQ डायमीटर बना लेते हैं। PR एंड QS एट पॉइंट T, दो कोड है PR और QS, इसको जब एक्सटेंड करते हैं तो T पे मिलती है। PR को एक्सटेंड किया और QS को एक्सटेंड किया तो T पॉइंट पे मिल गए। बोल रहा है ROS जो है वो 42 डिग्री है, ROS ये 42 डिग्री दिया हुआ है। पूछ रहा है PTQ। एक थ्योरम बताई हुई है कि जब कोई आर्क या दो पॉइंट सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं और सर्कल पे जो एंगल बनाते हैं, ये 2x होता है, ये x होता है, ये इसका हाफ होता है। ये देखो यहाँ पर सर्कल सॉरी सेंटर पे बना रहा है, R और S जो है वो सर्कल सेंटर पे बना रहे हैं 42 डिग्री। अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूं तो ये सर्कल पे बना रहा होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। ठीक है जी, 21 हो गई यहाँ से मैच करने के बाद। अब देखो एक ये थ्योरम बताई हुई है, एक सर्कल में, सेमी सर्कल में आप कहीं पे भी एंगल बना लो, यहाँ पे बना लो चाहे यहाँ पे बना लो, ये 90 डिग्री ही आएगा। ये भी बता चुका हूँ, एंगल इन सेमी सर्कल। ध्यान से देखना, ये डायमीटर है, ये सर्कल पे एक एंगल बना रहा है, ये वाला पूरा एंगल, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो इधर वाला भी 90 हो गया। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में देखना, RQT में देखो, एक 90 निकल के आ गया, एक 21 निकल के आ गया, ये वाला बचा हुआ है। 180 में से 90 प्लस 21 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 180 माइनस 9 और 2 11, 111। ठीक है, 180 में से 111 गया, कितना बचेगा 69, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, दो थ्योरम यूज हो रही है, एक ये वाली और एक ये वाली।
दोनों पहले बता चुका हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन रखा था कि दोनों का इंप्लीमेंटेशन इस क्वेश्चन में हो रहा है, इसलिए ये रखा गया ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए इन दोनों थ्योरम्स का और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस ए की माइनस करना है, आपको ये नहीं पता चलेगा ना, बस ये भी यूज करना है, तो आप घुमाते रहो किधर भी कंस्ट्रक्शन कर लो, निकलने का बहुत मुश्किल चांस हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है cos ए अपॉन 1 - tan a प्लस sin ए अपॉन 1 - cot a माइनस साइन ए का एक्सप्रेशन निकालो, ये इन टर्म्स में से कुछ आंसर आएगा। अभी मैंने कोई सिंप्लीफिकेशन का कोई तरीका नहीं सिखाया, सिर्फ एक चीज सिखाई है कि सारी चीजों को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाने की कोशिश करो, देखते हैं कितना पॉसिबल होता है। सबसे ईजी होता है कॉस और साइन में कन्वर्ट करना, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं अभी, लेकिन आप ओरली भी कुछ चीजें कर सकते हो। cos ए अपॉन 1 - tan को क्या लिख सकते हैं, sin ए अपॉन cos ए प्लस sin ए अपॉन 1 - cot ए क्या होता है, cos ए अपॉन sin ए माइनस sin ए एज इट इज है। इसका एलसीएम ले लोगे, यहाँ cos ए माइनस sin ए हो जाएगा और ये cos ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए माइनस sin ए प्लस ये sin ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेके, और sin ए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर sin स्क्वायर ए अपॉन sin ए माइनस cos ए, साथ में है माइनस sin ए। देखो यहाँ cos ए माइनस sin है या sin ए माइनस cos है, अगर एलसीएम लेना है तो नीचे सेम होना चाहिए, तो इसमें से माइनस कॉमन लेके ऊपर छोड़ देते हैं। ऊपर छोड़ दोगे तो ये आ जाएगा लिख के cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए माइनस sin ए माइनस sin स्क्वायर ए अपॉन cos ए माइनस sin ए। भाई माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस हो गया, ये माइनस का हो गया तो रिवर्स लिख दिया, माइनस जब कॉमन किया है तो माइनस यहाँ आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस sin ए, ठीक है। एलसीएम सेम है तो ऊपर क्या बन जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या बन जाएगा cos ए माइनस साइन ए, यहाँ पे माइनस साइन ए चल ही रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बता चुका हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी बचेगा, ए माइनस बी तो नीचे ही है वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका cos स्क्वायर cos ए प्लस साइन ए, ये बचेगा। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोबारा से, ये इक्वेशन बनेगी cos ए माइनस साइन ए cos ए प्लस साइन ए, नीचे है cos ए माइनस साइन ए, माइनस वाली टर्म से माइनस वाली कट गया, प्लस वाला बच गया, इसलिए मैंने प्लस वाला लिख दिया है, साथ में माइनस साइन ए चल ही रहा है, माइनस साइन ए से माइनस साइन ए कट गया, cos ए बचा, cos ए आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ठीक है। दूसरा, इसमें वैल्यू पुटिंग भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर दो ऑप्शंस आपके मैच कर गए उस थीटा की वैल्यू पे या ए की वैल्यू पे, तो कोई फायदा नहीं होगा, दोबारा से आपको वो प्रोसेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि वो मैं सिखा चुका हूँ कि आपको वैल्यू पुटिंग पुट करना आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, पुट कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना tan और cot है तो 90 और 0 मत रखना, क्योंकि नॉट डिफाइंड होने के चांसेस है, ठीक है। अब नॉट डिफाइंड क्यों होता है वो मैंने आपको टेबल में समझाया हुआ है, इसलिए कौन सा ए की वैल्यू रखनी आपको ईजी पड़ेगी वो आपको खुद चूज करनी पड़ेगी, और फिर पुट करके देखो एक बार, ठीक है। नॉर्मल तरीके से ऐसे होगा, जिसको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कन्वर्जन आसानी से याद हो जाता है ना, तो वो ये बहुत जल्दी जल्दी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, पूछ रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंस 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। बेस से 78 मीटर के डिस्टेंस पे है एक अनफिनिश्ड टावर है, सपोज यहां तक उसकी लेंथ हुई होगी, उसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड, बोल रहा है कितना टावर ऊपर उठाएं, सपोज यहां तक उठा लिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फिनिश टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो हो जाए कितना 60 डिग्री हो जाए, ये वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, ठीक है। पूछ रहा है कितना ये डिस्टेंस उठाना है, सपोज एक्स उठाना है, ये मान लो वाई है, यहां से यहां तक वाई है, यहां से यहां तक एक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी। ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में समझाया था टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो टेन 30 कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री वाई अपॉन 78 हो जाएगा। टेन 30 कितना होता है 1/√3 होता है, इक्वल टू वाई अपॉन 78 हो जाएगा, ठीक है जी, इसको यहीं छोड़ दो। अब देख ले टेन 60 पे, टेन 60 कितना हो रहा है
दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। पूरा परपेंडिकुलर कितना है, जब ये 60 डिग्री पूरा यहां तक जा रहा है तो इसको पूरे को लोगे ना, एक्स प्लस वाई अपॉन 78। टेन 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 78 लिख लो इसको, प्लस वाई अपॉन 78 लिख लो। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देख चुका हूं मैं, ये सीधा कट जाएगा। नहीं तो आप सीधा वाई की वैल्यू रखो तो भी आपको बाद में ना, अगर आप उसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, वही आंसर आने वाला है। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 78/√3 हो जाएगी वाई की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो, पुट कर दो, √3 इज इक्वल टू x/78, प्लस में वाई की जगह क्या रखोगे, 78/√3। नीचे क्या था, 78, 78 से 78 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 1/√3। इस 1/√3 को इधर भेज दो, √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 78 हो गया। √3 से एलसीएम लोगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, 2/√3 बचा इधर, इज इक्वल टू एक्स अपॉन 78। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78 इंटू 2/√3। नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं तो रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। √3 इंटू √3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। 3 से ये कट हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 6 18, 26 दूनी 52, √3 एज इट इज आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई है आपकी 52√3। आपसे यही पूछा था कि कितनी हाइट बढ़ाई जाए, ये हाइट बढ़ाई थी हमने, एक्स बढ़ाई थी, तो एक्स की वैल्यू 52√3 आई, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको देखना है कि किस हाइट को किससे कंपेयर करना है, कि तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज़ करोगे, टेन यूज़ करोगे, साइन यूज़ करोगे, कॉस यूज़ करोगे, बस यही देखना होता है। हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ यही देखना होता है कि जो दो साइड्स गिवन है उन दोनों का आपस में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रहा है, बस खत्म। एक यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, इससे ज़्यादा मुश्किल पूछता भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है A cylindrical vessel of diameter 32 centimeter, partially filled with water, a solid metallic sphere of radius 12 centimeter is dropped into it। ठीक है, ये कह रहा है एक सिलेंडर था, इसके अंदर एक स्फेयर को ड्रॉप कर दिया, तो पूछ रहा है कितना इंक्रीज हो जाएगा उसका लेवल, पानी का लेवल। ऐसे केसेस में याद रखना कि जब भी कोई पानी में ड्रॉप होता है तो जो चीज ड्रॉप की गई है उसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए जो वेसल है उसके वॉल्यूम के, विद रिस्पेक्ट कि उसका हाइट बढ़ने के लिए वो बोल रहा है। देखो मैं आपको लिख के बताता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वॉल्यूम किसका होता है, मान लो इतना सा लेवल बढ़ गया, ये सिलेंडर है यहां तक भरा हुआ था, इतना लेवल बढ़ गया, ये जो लेवल बढ़ा है ना, देखो ये सिलेंडर है, मैं कह रहा हूं यहां तक पानी था इनिशियली, इनिशियल वाटर यहां तक था, इसमें बॉल डाला, यहां तक पानी पहुंच गया, जो यहाँ तक पानी पहुंच गया ना, ये जो शेप फॉर्म कर रहा है ना, ये भी सिलेंड्रिकल शेप है, तो यानी कि ये जो हाइट इंक्रीज हुई है ना, ये सिलेंड्रिकल शेप में ही हाइट इंक्रीज हुई है। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे ना तो हमेशा क्या होता है इसका, πr² इज इक्वल टू किसका वॉल्यूम, स्फेयर का, जो मेटेलिक ड्रॉप की है वो स्फेयर है ना, 4/3 πr², नहीं वॉल्यूम की बात करें 4/3 πr³, ठीक है। पाई एज इट इज, आर कितना है यहाँ पे 16 है, 16 इंटू 16, पूछा कितना है, हाइट कितनी हुई है, यहाँ पे यही निकालना है कि कितना हाइट बढ़ गई, तो हाइट ही तो निकालनी है, तो एच रखोगे, 4/3 पाई, आर कितना है यहाँ पे 12, 12 इंटू 12 समझ में आया। पाई से पाई कैंसिल कर दो, 4 चौक 16, 4 से कर दोगे 3, यहाँ से 16 से करोगे 2 4 है, 2 4 यहाँ से कैंसिल कर दोगे, 3 और 3 आ जाएगा, 1 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 3 9 हो गया, हाइट कितनी हो गई 9 आ गई। तो ये जो इंक्रीज हाइट है ये डायरेक्ट निकाल दिया मैं। नहीं तो क्या करते हो आप, यहाँ हाइट पहुंच गई, इसकी टोटल हाइट, इसकी एक्स माइनस करके ये वाली हाइट, फिर उन दोनों को वॉल्यूम को माइनस करोगे फिर निकालोगे, वो सब चीजें नहीं करनी है। आपको सीधा पता होना चाहिए कि जो हाइट इंक्रीज हो रही है वो इन टर्म्स ऑफ उसी शेप में तो हो रही है, सिलेंड्रिकल शेप में, और सिलेंड्रिकल शेप में जब हो रही है तो उसका रेडियस तो हमें पता ही नहीं है, पता ही है, हाइट नहीं पता है, हाइट निकाल देंगे वहां से। तो वो जो हाइट इंक्रीज होगी उसका वॉल्यूम किस लेवल पे इंक्रीज होगा, उसी वॉल्यूम पे इंक्रीज होगा जो मेटेलिक स्फेयर का वॉल्यूम है। समझ में आया, ये इसमें कैच है कि इसको सिंपल तरीके से कैसे करते हैं, जो हाइट बढ़ेगी ना वो उसका जो शेप का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बराबर होगा जो चीज उसमें ड्रॉप की गई है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आ जाता है ऐसा क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए रखा गया है, ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
3 दूनी 6 और एक 7/2, 5 तिया 15 और एक 16/3। पहले लिख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में। 3 एकम 3, 4/3 इंटू 5 चौक 20, 21/4 माइनस 5 दूनी 10 और एक 11/2 अपॉन 2 एकम 2, 3/2, 5/3, 13/2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, साथ में लिखा हुआ डिवाइड बाय 7 इंटू 2। ऊपर वाली चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये डिवाइड है, इसको इनटू में लिखोगे तो 4 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो जब डिवाइड में होता है ना तो नीचे का नीचे कैंसिल करते हैं, ऊपर का ऊपर कैंसिल करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ऊपर का नीचे से करते हैं ना। तो डिवाइड में आप समझ ये लो कि वो इनटू लिखा हुआ है तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल करोगे 4 आ गया। ठीक है, ये अब मल्टीप्लाई में इसके साथ 4 से ये कैंसिल कर सकते हो। ठीक है जी, बचा कितना, 21 बचा। अब देखो क्या लिख सकते हो, 7/2 प्लस 21 माइनस 11/2। इधर क्या हो रहा है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 5/2 माइनस 13/2 डिवाइड बाय 7 इंटू 2। ठीक है, एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम में क्या आएगा, 7 आएगा, 21 का 42 हो जाएगा, माइनस 11/2 अपॉन ये सेम रहेगा एलसीएम 2, 5 माइनस 13 माइनस का 8 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 42 में से 11 गए 31, 31 और 7 38, 38/8 हो गया माइनस का। ठीक है, डिवाइड बाय 7 है साथ में, नीचे आएगा ये इधर 7 हो जाएगा, और इंटू 2 साथ में लिखा हुआ है, 2 से ये कैंसिल कर दो 4 हो गया, फिर 2 कैंसिल कर दो 19 हो गया, माइनस 19/14। ठीक है, ये आ गया 14 एकम 14, 14 5 19/14 माइनस 1 5/14 आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करा है बस मैंने, और कुछ नहीं किया। कभी सोच रहे हो एक कहाँ से ले आए, 14 वन जा 14 बचा 5, रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं डिवाइड बाय 14, क्योंकि 14 से डिवाइड कर रहे थे, माइनस पहले का चल रहा है तो माइनस लिख दिया। ठीक है, ये थे 15 क्वेश्चन आज के। आई होप सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे आपको। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थे, थोड़े से इजी भी थे, कुछ में कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंदी है, कुछ में स्टेटमेंट थोड़ी लेंदी है ना। तो इस तरह से चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं ना, मैं उनके लिए दोबारा बता दूं कि सीजीएल मेंस का पेपर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आंसर की आएगी। जो भी बच्चे चाहते हैं कि सीजीएल मेंस के पेपर 2 जो शिफ्टें हुई हैं उनको डिस्कस किया जाए, रीजनिंग का और मैथ्स का, तो कमेंट सेक्शन में बताना। हम सॉल्व करेंगे पूरा पेपर, ट्रिक्स से नहीं करेंगे। देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट कितने यूज होते हैं। एसएससी पूछता भी है बेसिक कॉन्सेप्ट या नहीं पूछता। अब जहाँ तक है तो पूछता ही है, क्योंकि मैं करा भी वैसे ही रहा हूँ तो पूछता ही होगा। ठीक है ना, सारी चीज़ें ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स में नहीं घुसेंगे कि ये वाली में ये ट्रिक लगाओ, 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के 25 अलग तरीके, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है ऐसा। तो अगर आपने 5000 क्वेश्चन किए तो 5000 तरीके, 5000 क्वेश्चन सॉल्व करने के, ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दो। ठीक है, ट्रिक्स जहाँ काम आती है मैं बता दूंगा, लेकिन लिमिटेड यूज़ करा करो ट्रिक्स का। ठीक है ना, कोर्स कोई ट्रिक मत बना दो पूरा। कोर्स बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए होता है, ना कि ट्रिक्स सीखने के लिए होता है। ट्रिक्स तो बाय चांस किसी चैप्टर में 1-2 ट्रिक्स निकल गई, ठीक है, और वो भी कोई लिमिटेड चैप्टर्स में निकलती है। और ट्रिक्स ज़्यादातर तो होती है कैलकुलेट करने की। कैलकुलेशन कैसे करते हो आप, कितना स्पीड से करते हो, उन सब की जो ट्रिक्स पता हो ना वो फिर भी काम कर जाएंगी। लेकिन और सब ट्रिक्स तो एम ही होती है कि ज़्यादा यूज़ नहीं आती। आप 25 क्वेश्चन अगर प्री में है ना, तो 20 से 22 क्वेश्चन तो नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व कर रहे होगे। क्या फ़ायदा है 3 के लिए लोड लेने का, उसको भी नॉर्मल तरीके से कर लो ना, 1-2 मिनट फालतू दे दो उनको। इतना टाइम तो बचा ही लोगे भाई जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो। ठीक है ना, तो सीजीएल मेंस का पेपर डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे पूरा, देखते हैं किस तरह का पेपर आया था, कितना टाइम लगता है। मैं तो एक एक करके समझाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम तो मेरा ज़्यादा लगेगा ही, लेकिन आपको देखना है कि आप उस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करते हैं, कौन सा स्किप करना होता, कौन सा नहीं करना होता। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।